तो जिस प्रकार का अपन पदार्थ लेंगे उस प्रकार का अपन को आर देखने को मिलेगा, बिकॉज पदार्थ की प्रकृति के ऊपर एन डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति पे टाउ डिपेंड करेगा, सही है। वो सब इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए चलेंगे। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे तो इस आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पॉइंट से गुजर चुके होंगे। तो तापमान में परिवर्तन करने पर या तापमान को बढ़ाने पर कौन कौन से मान चेंज हो सकते हैं? एक एन का मान चेंज हो सकता है, एक टाउ चेंज हो सकता है। ये जो मान है ना, ये पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से बढ़ते हैं। कुछ पदार्थ में अलग होता है, दूसरे पदार्थ में अलग होता है। अब हमको यही पढ़ना है कि किस पदार्थ में कैसे कैसे होता है। पर आप हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपवहन वेग का डेरिवेशन बहुत सिस्टमेटिकली हमने किया था, और अपवहन वेग का फॉर्मूला निकल कर के आया था वी डी इज इक्वल टू माइनस का ई टाउ बाई एम। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा सभी को। डेरिवेशन सभी बच्चों ने अच्छे से किया था उसका। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेरिवेशन को प्रॉपर्ली करें, एक बार बिना देखे भी करके देखिएगा, बिकॉज दैट डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हेडिंग लगाएं, विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। मतलब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हम निकालेंगे। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइन, शुरू करें। तो ध्यान से देखो, मान लो आपके पास एक चालक है। ये आपके पास एक चालक है। चालक मतलब लोहे का टुकड़ा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है ना। हमने क्या किया, इस चालक को एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव, ऐसे जोड़ दिया। अभी हम इस चालक के लिए एक छोटी सी टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम स्मॉल एन बोल रहे हैं। स्मॉल एन का मतलब क्या है? स्मॉल एन का मतलब है कि ये जो चालक है पूरा, इस चालक का अगर अपन एकांक आयतन के बारे में सोचें, कोई चालक का एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब चालक का 1 मीटर क्यूब। अगर हम चालक के एकांक आयतन के बारे में सोचें तो उस एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसको अपन स्मॉल एन बोलते हैं। वापस से, आपको पता है ना चालक का गुण क्या होता है? चालक के पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसलिए तो वो करंट को फ्लो कराता है, क्योंकि करंट को फ्लो कराने का रीज़न हमने पढ़ चुके हैं कि चालक के अंदर, किसी धातु के अंदर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और किसी विलयन में होता है आयन। सबको याद है? सबको याद है योगेश? याद है ना अच्छे से? तो बात क्या है? बात यह है कि चालक के पास ढेरों मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो उसके एकांक आयतन में 1 मीटर क्यूब में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको अपन स्मॉल एन कह रहे हैं। तो लिखें, ये डायग्राम बाद में बनाना है, पहले लिखें। माना माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। माना चालक के
एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n, बराबर n। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहें तो लिखने का पॉज ले सकते हैं, लिखना बंद कर सकते हैं, पहले ध्यान से सुनेंगे। ये जो आपको चालक दिख रहा है, इस चालक की जो लंबाई है मान लेते हैं वो L है, और इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अपन A बोल देते हैं। क्या आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब समझते हो? जैसे ये चालक है, मान लो इसको ऐसे कट कर दिया बीच में से, तो ऐसे कट करेंगे, जैसे तना है, कोई भी तना है, पेड़ का तना है, तो उसके पेड़ के तने को ऐसे कट कर दिया, तो फिर ये ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। ये होता है अनुप्रस्थ काट। बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते भी हैं, अनुदैर्ध्य काट, अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है ऐसे कट करना, ठीक है। तो ये जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो गोले का क्षेत्रफल ऐसे है ना, चालक चालक ऐसे, ये ऐसे आपका लंबाई है इसकी, और ऐसे इसका गोला है। तो चालक जो इस तरह का है, तो ये जो क्षेत्रफल है ये अपना ए है। अब सारा ध्यान यहाँ पे रखेंगे अगले 2-4 मिनट। मान लेते हैं अपन यहां पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, हम उनकी बात कर रहे हैं। समझाने के हिसाब से एक बात बताओ, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे प्लस माइनस आपको समझ में आ ही गया है, इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, तो ये प्लस की तरफ भागेंगे। ऐसे ही पूछ रहा हूं, ये सारे इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से प्लस की तरफ भागेंगे? मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस लाइन पे इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात कर रहा हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मेरा एक सवाल है आपसे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस चालक में किस स्पीड से प्लस की तरफ भागेंगे? बैटरी लगाने के बाद, मैं सवाल को और आसान बनाता हूं आपके लिए, बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चालक में भागते हैं? अक्षांश बताओ। बैटरी लगाने के बाद किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन भागते हैं? वी वेग से। उस वी वेग को क्या बोलते हैं डियर? उस वी वेग को क्या बोलते हैं? एक बार बताओ, कल अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? अपवहन वेग पढ़ा था। अच्छा, तो अपवहन वेग क्या होता है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चलेगा, अब आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किससे चलेंगे? वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। यही तो टॉपिक था कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, अगर वीडी स्पीड से चल रहे हैं तो डेल्टा टी समय की बात करते हैं। डेल्टा टी समय में ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर कितना हुआ? चाल इंटू समय। अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन एक समान चाल है ना, वीडी हमने कल भी डिस्कस किया था, तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन एक समान चाल वीडी से चल रहे हैं तो ये dt समय में कितनी दूरी तय कर लेंगे? तो सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल है वीडी और समय आपने दिया है डेल्टा टी। तो ये कितनी दूरी तय कर लेंगे? वीडी डेल्टा टी दूरी तय कर लेंगे। तो यहां पर शिवांश, यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, डेल्टा टी समय के पश्चात वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वीडी डेल्टा टी दूरी तय करते करते यहां पहुंच जाएंगे, यहां आ जाएंगे। सही है? अच्छा,
एक बात बताओ, इस सब प्रक्रिया में अगर मैं इस पॉइंट पर ध्यान देता हूं, इस पॉइंट पर ध्यान देता हूं, तो डेल्टा टी समय में इस पॉइंट से कितने टोटल इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ये आपको सोचना है। अब लग गया, कुछ अलग सी चीज है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सब बच्चे एक बार बोर्ड की तरफ फोकस कर लो, हिलना डुलना बंद कर दो, एक बार सब बच्चे बोर्ड की तरफ फोकस कर लो। वापस समझा रहा हूं। हम ये बोल रहे हैं बेटा कि यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहे हैं, वीडी स्पीड से चल रहे हैं। डेल्टा टी समय में कितनी दूरी तय करेंगे आफताब, डेल्टा टी समय में 4 बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो ये कितनी दूरी तय कर लेंगे, ये तय कर लेंगे वीडी डेल्टा टी दूरी, और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएंगे। सही है। अब एक बात दिमाग में सोचो, इस इलेक्ट्रॉन के आगे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन ही तो भरे हुए हैं, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन ही तो भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये सब इलेक्ट्रॉन ही तो है। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो ये बीच के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे जा चुके होंगे। यही बात सही है। वापस सोचो, आप ऐसे देखो इरफान, आप ऐसे देखो कि यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, हम इन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इस जगह के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉइंट को क्रॉस कर चुके होंगे। ये इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ेंगे तो और इलेक्ट्रॉन जो इस जगह के थे वो क्रॉस कर चुके होंगे। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए चलेंगे। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, तो इस आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पॉइंट से गुजर चुके होंगे। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इस जगह में थे और जो यहां से गुजरे? फिर उसको अपन आवेश लिख लेंगे, उस आवेश से समय का भाग लगा देंगे, धारा आ जाएगी और कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाएगा धारा के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो इस तरीके से हम कुछ करना चाह रहे हैं। यहां आपको केवल 2 ही बातें समझनी है। मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को रीड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर हम इस डायग्राम को एक बार एक्सट्रैक्ट करके वापस समझें, तो ये कुछ ऐसा है कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये क्षेत्रफल ए है। अभी मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हुए हैं सारे, और बीच में भी इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। हम ये बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। कब? वीडी डेल्टा टी दूरी तय करके। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, तो यहां अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इस पॉइंट को क्रॉस करके निकल जाएंगे, इस पॉइंट को क्रॉस करके निकल जाएंगे। तो इस वीडी डेल्टा टी आयतन में, क्योंकि आप ऐसे देखो ना, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आगे के सारे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। जैसे ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं सब पास कर चुके होंगे। तो डेल्टा टी समय में अगर कोई आपसे पूछे कितने इलेक्ट्रॉनों ने इस पॉइंट को पास किया, तो आप बोलोगे जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉनों ने इस पॉइंट को पास किया। ऐसा अपन बोल सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? पक्का? ठीक है। एक बात बताओ, ये आयतन कितना है? सर ये तो एक छोटा सा बेलन है, ये एक छोटा सा बेलन है, इस बेलन का आयतन कितना हुआ? इसका आयतन होगा, बेलन का आयतन क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल और हाइट। तो गोले का क्षेत्रफल कितना है? ए, और हाइट कितनी है? वी डी डेल्टा टी। एक सेकेंड। तो इसका आयतन कितना है? वी डी डेल्टा टी इंटू टी इंटू ए, ये इसका आयतन हो गया।
इतने से हिस्से का आयतन कितना होगा गोले का, उसका बेलन का आयतन लिखना आता है आपको। बेलन का आयतन ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ये बेलन है, एच हाइट का बेलन है और त्रिज्या आर है, तो इसका आयतन कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होती है, हाइट। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इस गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये जो गोला है, ये जो गोला तो क्या बोलेंगे, इसका वृत्त, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल ए है। और इस बेलन की हाइट कितनी है, इस बेलन की हाइट है वी डी डेल्टा टी। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की जगह हो गया ए और हाइट की जगह हो गया वी डी डेल्टा टी। तो ये जो आपका बेलन है, इस बेलन का क्षेत्रफल आयतन होगा ए वी डेल्टा टी, मतलब ए, आप ऐसे बोल सकते हो ए वी डी डेल्टा टी। सही है, आयतन लिखना आ गया सबको। फटाफट क्विक रिस्पांस दिया करो, क्योंकि जब टॉपिक सब पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, फटाफट से रिस्पांस दिया, टीचर आगे बढ़ेगा, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो सिंपल है, आपने बोल तो दिया कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो अगर चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो आपको कितने आयतन में चेक करना है, तो आपको इस आयतन में देखना है। तो अगर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इतने आयतन में कितनी होगी, एक पेन की कीमत अगर 5 रुपए है तो 10 पेन की कितनी होगी, 5 को 10 से गुणा कर दो। तो चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर n है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि आयतन वी डी डेल्टा टी इंटू ए में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n इंटू वी डी डेल्टा टी इंटू ए होगी। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज अगर आपको और लिखनी है तो आप लिख सकते हो। चित्रानुसार चित्रानुसार जैसा कि स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से अपवहन वेग वीडी से डेल्टा टी समय में चालक में वीडी डेल्टा टी दूरी तय करेंगे तथा इसको आप पी कह सकते हो, है ना, तथा बिंदु पी से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयतन ए बी डेल्टा टी में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं। साहिल को डाउट है, ठीक है। शिवांश, ऋषु, क्लियर। विशेष, ठीक है। हाँ अमित, बोलो, कुछ पूछना है।
हेलो सर। बोलिए। सर ये जो इलेक्ट्रॉन, हम्म तो सर इनमें पीछे के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे फिर? देखो बच हेलो। ठीक है ठीक है, म्यूट कर लो। बच्चा ये पूछ रहा जी है, सर। बच्चा ये हाँ पूछ रहा ये सर। है, ओके। बच्चा ये पूछ रहा है कि सर ये इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएंगे, ये आगे जाएंगे तो इनके पीछे के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इस पॉइंट से गुजर जाएंगे, और इसके पीछे के जितने इलेक्ट्रॉन थे वो उस जगह आ जाएंगे। चलता रहेगा। फिर वापस आगे से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए हैं वो आगे निकल जाएंगे, पीछे से और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमते रहेंगे और करंट बनती रहेगी। ऐसा है तनिष्क। बस आपको इस टॉपिक में एक ही बात समझनी है बेटा, कि इस पॉइंट पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन वीडी स्पीड से चलेंगे, तो वीडी डेल्टा टी समय में यहां पहुंच जाएंगे। तो अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको धकेलते हुए जाएंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो ये अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पॉइंट पी से गुजर चुके होंगे। और हमको विद्युत धारा निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? विद्युत धारा निकालने के लिए यही तो चाहिए होता है कि इलेक्ट्रॉन आवेश कितना गुजरा। तो आवेश गुजरेगा कितना, जितना इस आयतन में उपस्थित है। समय कितना लगा, डेल्टा टी। तो बाद में अपन लिख लेंगे करंट बराबर आवेश बटा समय, फलाना टिम का निकल जाएगा करंट। क्या दिक्कत है? आयुष्मान ठीक, ओके। चलो, तो आयतन वीडी डेल्टा टी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आ गई। अच्छा, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है, आवेश कितना होगा बताओ। सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको फॉर्मूला पता है फर्स्ट चैप्टर का, आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश कैसे लिखेंगे? किसी को अगर मन करे तो फर्स्ट चैप्टर बीच बीच में पढ़ लिया करो, और जो वन शॉट लिया था मैंने उसको देख ही लो, उसमें सब बातें बताई हुई हैं। तो डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश। अच्छा, आवेश कैसे लिखेंगे यार? आवेश लिखने का वही तरीका है, सिंपल, हमेशा से वही तरीका रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अच्छा, कैसे लिखेंगे? इसके बाद मैं यहां से लिख रहा हूँ ना, ये तो आपके अलग से लिखना है आपको। अच्छा, तो डेल्टा क्यू आवेश को अपन कैसे लिख सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ये रही, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है एन इंटू वी डी डेल्टा टी इंटू ए। अच्छा, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ई होता है। तो यहाँ से डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आ गया एन वी डी डेल्टा टी ए इंटू ई। आप इसको चाहें तो समीकरण एक का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब क्या चाहिए? अब हम लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? प्रवाहित आवेश अपॉन लिया गया समय, कि कितना आवेश गया, समय कितना लगा। तो प्रवाहित आवेश डिवाइड बाय लिया गया समय। तो प्रवाहित आवेश है डेल्टा क्यू, लिया गया समय है डेल्टा टी। अच्छा, वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू जाएगा एन वी डी डेल्टा टी ए इंटू ई डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा से डेल्टा टी कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एन ई ए वी डी, ऐसे। तो आई इज इक्वल टू आ गया एन ई ए वी डी, दैट्स इट। तो ये धारा और अपवहन वेग में संबंध आ जाता है।
ये डेरिवेशन इस प्रकार से आपको एग्जाम में करके आना रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि यह धारा एवं अपवहन वेग में संबंध। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे खुल के, पर यह है धारा एवं अपवहन वेग में संबंध है। अच्छा, अब इसमें कौन क्या क्या है सबको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस फॉर्मूले में आई क्या है? धारा। अच्छा, इस फॉर्मूले में एन क्या है? उससे पूछो ये सवाल एक बार, एन क्या है? एन अपन ने क्या बोला था? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो आपका चालक है, उस चालक के एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपका यहां पे एन है। तो एन क्या है? चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना? अच्छा, ई क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और ई की वैल्यू कहीं रखनी हो तो कितनी रखते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ए क्या है? ए है ये हो गया एन। अगर ए के बारे में बात करें तो ए है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऐसा। और वीडी क्या है? वीडी है अपवहन वेग। तो हमेशा एक फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ गए ना? जैसे ये चालक है मान लो, तो इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ये। तो इसकी बात हो रही है। डन, लिख लो बढ़िया से। तो ये अपवहन वेग का डेरिवेशन आप लोगों ने संपन्न किया। वंशिका क्लियर है? अमरदीप क्लियर है ना? डेरिवेशन आसानी समझ में आ गया है? बढ़िया। बस इस डेरिवेशन में एक ही खास बात थी कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो n है। डेल्टा टी समय में जितने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो डेल्टा टी टाइम में वी डी डेल्टा टी इंटू ए, इतने आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, आवेश आ गया, समय का भाग लगाया, करंट आ गया, रिलेशन आ गया, बात खत्म। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास अभी अभी एक फॉर्मूला आया गरम गरम, फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा, भूलोगे तो नहीं। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान आते हैं इस चैप्टर के, करेंगे अपन। तब आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है सवाल आपके कैसे बन जाएंगे। अच्छा, क्या फॉर्मूला निकल के आया है? I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी।
एक बात बताइए, क्या हम वीडी को लिख सकते हैं? क्या हम वीडी के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। क्या जानते हैं? हमने कल ही फॉर्मूला बनाया था, वीडी इज इक्वल, केवल वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ई टाउ बाई एम। डू यू रिमेंबर? अच्छा, तो ये वीडी का मान अपन यहाँ पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एन ई टाउ बाई एम। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो एन ई स्क्वायर, ई और ई स्क्वायर हो गया, टाउ ए बाय एम, एन स्क्वायर टाउ ई बाय एम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये चालक है, इस चालक के सिरों के मध्य आपने v विभवांतर लगा रखा है, इस चालक की लंबाई ई है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हो? क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था? ये विद्युत क्षेत्र है, सॉरी, अपन चालक की लंबाई मान लेते हैं L है और विद्युत क्षेत्र E है, तो विद्युत क्षेत्र E को अपन कैसे लिख सकते हैं? अगर अपन केवल विद्युत क्षेत्र की वैल्यू लिखना चाहें, या चलो पूरा ही लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू माइनस का E इंटू एल। ये सेकेंड चैप्टर की कहानी है, थोड़ा सा सेकेंड चैप्टर का पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कहानी है? विभवांतर V बराबर, ये सब पढ़ा था अपन ने, कि विभव जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है, तो V बराबर माइनस का E डॉट आर या E इंटू आर। अब यहाँ पे R तो है नहीं, लंबाई कितनी है L, तो V बराबर हो गया माइनस का E बाय आर। अगर केवल वैल्यू की बात करें तो यहाँ से E को कैसे लिखा जा सकता है, माइनस का V बाय एल लिख सकते हैं। केवल वैल्यू की बात करें, मॉड लगा दें तो माइनस एन हट जाएगा, सिंपल V बाय एल। तो आप E की जगह क्या लिख सकते हो, V बाय एल। कंफर्टेबल है सब बच्चे इसमें, है ना निखिल? तो इस E की जगह हम लिख रहे हैं V बाय एल, तो I इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ ए V बाय एल। अब एक काम करते हैं दोस्तों, V को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो एम एल ऊपर चला गया, एन ई स्क्वायर टाउ नीचे आ गया, है ना, ए भी आ जाएगा, इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ मुझे, इसमें आप अगर ऑब्जर्व करो तो m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, l चालक की लंबाई है, n एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टाउ माध्य विश्रांति काल है, a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये जो है ना अनुप्रस्थ काट, इसका क्षेत्रफल a है। आपको नहीं लगता ये पूरी चीज नियत है एक दिए गए चालक के लिए? दिए गए चालक के लिए नियत है, ये पूरी चीज एक दिए गए चालक के लिए नियत है ना? अच्छा, इस पूरी चीज को अपन एक कांस्टेंट बोल देते हैं, और वो कांस्टेंट होता है आर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ये आर जो है, इस आर के बारे में बात करते हैं, तो आर अपन ने किसकी जगह लिखा है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, इसकी जगह लिखा है, और इसको हम लोग कहते हैं चालक का प्रतिरोध। तो ऐसे एंट्री होती है चालक के प्रतिरोध के बारे में। और ये V इज इक्वल टू आई आर, बचपन में पढ़ा था, इसे ही हम क्या बोलते हैं,
ओम का नियम कहते हैं। ऐसा, तो बचपन में जो चीज़ पढ़ी थी वो चीज़ आपने यहाँ पे याद कर ली और उसको प्रॉपरली ड्राइव भी कर लिया। तो वो कांस्टेंट कैसे आ रहा था समझ में आ गया सबको? ठीक है कशिश, सिंपल डेरिवेशन चल रहा है ना, हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बार क्या क्या दिखा है वो वापस देखते हैं। तो आर की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? मैं हमेशा बोलता हूँ कौन सी चीज़ क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है और सबसे ज़्यादा सवाल उसी से बनते हैं कि हमें पता होना चाहिए फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या है। तो आर क्या है हमारा? आर है प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। एन क्या है? वही चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। लिख लो फटाफट साथ साथ, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, एम क्या है? इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान होगा। एल क्या है? चालक की लंबाई है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहीं पे ऐसे जरूरत पड़ जाए ना कि लिखना पड़ रहा है तो याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, ए क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऐसे ये चालक है, तो लंबाई तो हो गई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया ए। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अच्छा, टाउ क्या है? विश्रांति काल। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ क्या है कौन सी चीज़ क्या नहीं है। अब देखें, आर का फॉर्मूला आ रहा है ml/ne² टाउ इंटू ए। अब हम क्या करते हैं, ये जो m/ne² टाउ है ना, इसको एक नया नाम दे देते हैं, रो। अब समझ में आया वो r इज इक्वल टू रो L/A का फॉर्मूला कहाँ से आया था बचपन में? जो रो है इसके दो नाम हैं। थोड़ा थोड़ा आपको विद्युत रसायन भी याद आएगा कि सर ने वहाँ भी पढ़ाया था। रो जो है वो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो रो के दो नाम हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। जैसे आर को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो आर को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब आर की निर्भरता किस किस पर है और रो की निर्भरता किस किस पर है चेक करते हैं। आर किस किस पर निर्भर करता है? देखो, आर की निर्भरता किस किस पे होती है। सबसे पहली बात तो
चालक की विमाओं पर होती है। विमाएं मतलब चालक की लंबाई कितनी है, चालक का क्षेत्रफल कितना आ रहा है ना फॉर्मूले में, आर के फॉर्मूले में आ रहा है, एल भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो चालक की प्रतिरोध की निर्भरता चालक की विमाओं पर होती है सबसे पहले तो। अच्छा, चालक की विमाओं मतलब एल ए इसके ऊपर। दूसरा, आपने किस प्रकार का पदार्थ लिया है इस पे भी डिपेंड करता है। पदार्थ आपको पता है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं, चालक होता है, अचालक होता है, अर्धचालक होता है, वगैरह वगैरह। तो आपने किस प्रकार का पदार्थ लिया है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा आप पदार्थ लोगे वैसा आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो एन का मान चेंज होगा। जैसा आप पदार्थ लोगे वैसा अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर हो रही है उसके हिसाब से उनका विश्रांति काल अलग आएगा, तो टाउ का मान अलग होगा। तो जिस प्रकार का अपन पदार्थ लेंगे उस प्रकार का अपन को आर देखने को मिलेगा, बिकॉज पदार्थ की प्रकृति के ऊपर एन डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति पे टाउ डिपेंड करेगा। सही है, तो पदार्थ इस पर डिपेंड करेगा और तापमान पर निर्भर करेगा, ऐसा है। अच्छा, रो की निर्भरता देखें तो विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बात करें। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूले को देखो तो सब कुछ आ रहा है उसके फॉर्मूले में, बस एल अपॉन ए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। रो का फॉर्मूला क्या है, लिख दूं यहाँ पे साइड में। रो का फॉर्मूला हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो रो के फॉर्मूले में एल नहीं आ रहा, रो के फॉर्मूले में ए नहीं आ रहा, मतलब रो किस चीज पर निर्भर नहीं करेगा, चालक की विमाओं पर निर्भर नहीं करेगा। हेलो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। तो जब आपने फॉर्मूला लिखा तो रो के फॉर्मूले में एल नहीं आ रहा ना बेटा, देखो ये एल नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा, तो रो किस पर निर्भर नहीं करेगा, रो एल पर और ए पर निर्भर नहीं करेगा, बाकी सब पे करेगा, पदार्थ पे भी करेगा, तापमान पे भी करेगा, बस चालक की विमाओं पे नहीं करेगा। तो इसमें अगर रो की निर्भरता की बात करेंगे तो पदार्थ पे निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा, और सेकंड तापमान पर भी निर्भर करेगा। तापमान पर इसकी निर्भरता कैसी है, इसको हम एज अ टॉपिक अभी देखने वाले हैं कि तापमान पर निर्भरता कैसे निकल के आ रही है। चलिए लिख लीजिए। तो अब हम पहला प्रभाव देखने जा रहे हैं, तापमान पर प्रभाव। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे। अब हम प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता पढ़ेंगे। तो पुट ऑन द हेडिंग, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। हम ये देखेंगे बेटा कि प्रतिरोध जो है वो ताप पर कैसे निर्भर करता है। देखो, क्या आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला याद रहेगा? नहीं रहेगा रोहित, तो आज बैठ के कर लेना, और आज फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू, पक्का कर लोगे याद, किसी भी हालत में आज याद करना है, ठीक है। एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। अब अपन जब तापमान को चेंज करते हैं तो दो लोग चेंज होते हैं इसके अंदर। तापमान को चेंज करने पर एक तो एन चेंज होता है, एन क्या है, वापस से लिख रहा हूं ना, चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो तापमान को चेंज करने पे कभी कभी एन चेंज होता है, और तापमान को चेंज करने पे एक और चीज बदलती है, वो है टाउ। टाउ क्या है, विश्रांति काल। एक टक्कर से दूसरी टक्कर में आराम करने का जो समय मिल रहा है उसको बोलते हैं विश्रांति काल। तो तापमान में परिवर्तन करने पर या तापमान को बढ़ाने पर कौन कौन से मान चेंज हो सकते हैं? एक एन का मान चेंज हो सकता है, एक टाउ चेंज हो सकता है। ये जो मान है ना, ये पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से बढ़ते हैं।
कुछ पदार्थ में अलग होता है, दूसरे पदार्थ में अलग होता है। अब हमको यही पढ़ना है कि किस पदार्थ में कैसे कैसे होता है, पर आपको मोटी मोटी बात क्या पता होनी चाहिए कि आर का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ एल इंटू ए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान को बढ़ाने पे कौन सी दो चीजें चेंज हो सकती हैं, कम ऑन रिवाइज, कौन सी दो चीजें चेंज हो सकती हैं, एक एन चेंज हो सकता है बेटा और एक टाउ चेंज हो सकता है। एन और टाउ कैसे परिवर्तित होंगे, कैसे इनके मान में परिवर्तन आएगा, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अब हम एक एक पदार्थ लेंगे और उसके ऊपर इसका प्रभाव देखेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक, समझते चलो, लिखते चलो, चलो नोट करें। तापमान बढ़ाने पर एन एवं टाउ के मान परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। एन व टाउ के मान में परिवर्तन पदार्थ की प्रकृति के अनुरूप होता है। जैसा पदार्थ वैसा परिवर्तन है ना, पदार्थ की प्रकृति के अनुरूप होता है। तो जैसा पदार्थ वैसा परिवर्तन। अब अपन एक एक पदार्थ को पकड़ते हैं और चेक करते हैं किसमें परिवर्तन कैसे होगा। तापमान बढ़ाने पे बेटा लंबाई और ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनके अलावा किसी चीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई चालक, आपने देखा चालक की लंबाई बदल जाएगी, इतना तापमान भी नहीं बढ़ाना है अपन को, पिघालना थोड़ी है उसको। चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वही रहेगा। अब तुम दिमाग मत लगाना सर लोहे को पिघालेंगे तो वो तो पिघल के फैल जाएगा, उतना नहीं करना है। तापमान में इतना ही परिवर्तन करना है कि उसका एल और ए चेंज ना हो, ये वाली बात है। अच्छा, तो अब हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है? चालक पर हम तापमान का प्रभाव देखने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएं, चालक पर तापमान का प्रभाव। चालक पर तापमान का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स। ध्यान से सुनना। चलिए पेन ड्रॉप, लिखना बंद, सुनना शुरू। जब हम चालक के लिए तापमान को बढ़ाते हैं, आपको पता है चालक का एग्जाम्पल क्या है? सभी को पता होगा ना, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब की बात चल रही है। लोहा भी लिख लो, इन सब की बात चल रही है। देखो चालक के पास ना पहले से ही बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको डेटा भी बताया था कल, याद है? 10⁹ मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने आयतन में? केवल 1 मीटर क्यूब में। तो सुरप्रीत, अपने चालक के पास में वैसे ही बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो क्या तापमान बढ़ाने पर उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन में फर्क पड़ेगा? भाई मेरे पास पहले भी बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब हम चालक का तापमान बढ़ाते हैं तो चालक का तापमान बढ़ाने पर एन पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। आप ये कह सकते हो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो एन पर तो नगण्य प्रभाव पड़ता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, टाउ के साथ क्या होता है? विश्रांति काल टाउ के साथ क्या होता है?
सोचे, विश्रांति काल टाउ की डेफिनेशन याद है किसी को? इलेक्ट्रॉन जाकर के एक टक्कर करता है कर्नेल के साथ, कल अपन ने पढ़ा था, फिर जाके दूसरी टक्कर करता है। एक टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में जो उसको आराम करने का समय मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। एक बात बताओ, क्या तुमको फिजिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल पता है क्या, कि जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है? ये कितनों को समझ में आता है कि अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो जो भी आपका कण है वो तेज भागेगा? तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दीपक, बेसिक बात है बेटा, तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा। तो अगर तापमान, तुम्हारे तापमान, तुम भी तेज भागोगे। तो गर्मी, तुम जहाँ बैठे हुए हो, अगर बाहर एक भट्टी लगा दी जाए, आग लगा दी जाए, तो तुम बैठे रहोगे वहाँ पे या उठ के भागना शुरू कर दोगे? सिंपल है। अभी तो वैसे भी भट्टी जैसा माहौल ही हो रहा है हर जगह, है ना? गर्मी भयंकर, इंतजार कर रहे हैं बारिश का। तो कहने का मतलब ये, तापमान बढ़ेगा रवि रंजन तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के भागने की स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर तापमान के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी चाल बढ़ेगी। अगर उसकी चाल बढ़ेगी तो वो एक टक्कर करके दूसरी टक्कर करने के लिए जब जाएगा तो फटाफट जाएगा, तेज जाएगा। और अगर वो तेज जाएगा तो समय कम लगेगा। तो उसको एक यात्रा से दूसरी यात्रा, मतलब एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में जो समय लग रहा था वो समय पहले से कम लगेगा, है ना? विश्रांति काल के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या हम एक बार वापस समझें? चालक के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तुम्हारे तापमान बढ़ाने से उसके इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितने पहले थे उतने ही अभी हैं। परंतु, तो एन का मान तो चेंज नहीं हो रहा, परंतु जो दूसरी चीज है वो ये है कि तापमान को बढ़ाने पर एक खास चीज हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जब टक्कर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गया, उसने टक्कर की, फिर वापस गया, दूसरी टक्कर की, तो इलेक्ट्रॉन जब टक्कर कर रहा है तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में तापमान ज्यादा होने से उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ गई, गति ऊर्जा बढ़ गई, फटाफट टक्कर कर रहा है, तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में जो समय लगता है उसको विश्रांति काल कहते हैं। अब अगर तेज चला जाएगा तो ये विश्रांति काल का मान जो है, ये जो समय का मान है, ये कम हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू कम होती है, एन की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात सबको समझ आती है? पूर्ण निर्देश क्लियर है? आया समझ में? ये वापस समझाना है? आ गया ना? कि तेज जाएगा समय कम लगेगा, सिंपल सी बात है, तेज जाएगा समय कम लगेगा। अच्छा दोस्तों, अब आर जो है उसके बारे में सोचो। आर विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। टाउ के व्युत्क्रमानुपाती, एन पे तो प्रभाव पड़ नहीं रहा है, टाउ के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर टाउ कम होगा तो आर बढ़ जाएगा। तो क्या सीखने को मिला? चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। जो चालक का प्रतिरोध है वो तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, ये सीखने को मिला। ऐसे लिखो, फिर लैंग्वेज लिख रहे हैं, लिखो तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर एन वे टाउ के मान, ऐसे लिख सकते हैं, तापमान बढ़ाने पर चालक का जो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ाने पर चालक के एकांक आयतन में उपस्थित तो तापमान बढ़ाने पर चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो एन पर तो प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण विश्रांति काल कम हो जाता है। परंतु इलेक्ट्रॉनों की
गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण विश्रांति काल टाउ कम हो जाता है। और विश्रांति काल टाउ कम हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अतः प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से विश्रांति काल कम होने पर प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब देखते हैं, हेडिंग लगाएं, अर्धचालक पर तापमान का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। चलिए देखिए, तो जैसे मान लो आपके पास सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम। लिखना बंद समझो पहले। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ना कार्बन के परिवार से आते हैं, कार्बन की फैमिली से आते हैं। अब बिल्कुल लिखना बंद कर देंगे और ध्यान से सुनेंगे। लिखना बिल्कुल बंद मतलब बिल्कुल बंद। निशिता लिखो मत, समझो पहले, पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है बेटा। सिलिकॉन की बॉन्डिंग ऐसी होती है कार्बन जैसी। कहे सीता जी सुने प्रभु, कार्बन वाली उसका है, चेन का, कार्बन वाले ग्रुप का है। तो सिलिकॉन ऐसा होता है, 4 बॉन्ड बनाता है और ऐसे अपने साथी के साथ जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है। ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमरे के ताप पर कमरे का ताप मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कमरे के ताप पर यहां पर सारे के सारे बंध कैसे हैं? सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध समझते हो, शेयरिंग से बनने वाले बंध। तो यहां पर जो स्मॉल n है वो नगण्य है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, जैसे हम यहां पर तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान को बढ़ाने पर क्या होता है समझना। तापमान को बढ़ाने पर इन बंद में वाइब्रेशन होता है। जो आपके सहसंयोजी बंद है ना, ये वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये टूट जाते हैं। अगर ये बंद टूट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पहले बंधे हुए थे, देखो
ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था, मान लो यहाँ से बंध टूट गया, तो जहाँ से भी बंध टूटेगा वहाँ के इलेक्ट्रॉन जो पहले बंधे हुए थे, घूमने के लिए फ्री नहीं थे, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर सहसंयोजी बंध टूटते हैं और सहसंयोजी बंध के टूटने से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल करके आते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो n के मान में जबरदस्त वृद्धि होती है, जबरदस्त वृद्धि होती है। अच्छा, टाउ के साथ क्या होगा? सर टाउ के साथ तो वही होगा ना जो पहले हो रहा था, कि भागने में, टक्कर करने में कम समय लगता है। जब टाउ तापमान बढ़ाते हैं गति ऊर्जा बढ़ जाती है, गति ऊर्जा बढ़ने पर टक्कर होने में कम समय लगता है, टाउ कम होता है। ठीक है, वो बात तो टाउ कम होगा। अब देखो, ध्यान सुनो, आर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक एन पे और एक टाउ पे। दोनों में से जो ज़्यादा प्रभावी होगा आर उस पर डिपेंड करेगा। यहां पर एन पर नगण्य प्रभाव पड़ रहा था और टाउ का प्रभाव ज़्यादा था, तो आर किस पर डिपेंड कर रहा था? टाउ पे डिपेंड कर रहा था। यहां पर पहले एन बिल्कुल नहीं था और जैसे ही तापमान बढ़ाया एन के मान में जबरदस्त वृद्धि हुई। तो यहां पर ये प्रैक्टिकली है, मतलब ये चीज़ जो है ना प्रयोगों से आई है, ये प्रयोगों से पता चला अपन को। अच्छा, तो एन के मान में जबरदस्त वृद्धि है, तो आप मुझे बताओ जो तापमान का प्रभाव है आर के ऊपर वो किसको देख के लिखा जाना चाहिए इस केस में? एन को देख करके या टाउ को देख करके? कितने बच्चे कहते हैं एन को देख करके लिख दो सर? तो टाउ की टीम में कोई नहीं है फिर? फैजान तुम भी नहीं हो? टाउ की टीम में कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं चाहता कि मैं टाउ को देख करके लिखूं? कोई भी नहीं चाहता? चलो ठीक है, अब इसमें इमोशनल होने की क्या जरूरत है? अपना कौन सा घर का मेंबर है टाउ, है ना? कोई बात नहीं, टाउ के हिसाब से अपन नहीं लिखेंगे, एन के हिसाब से लिखेंगे। अगर एन के हिसाब से देखें तो फिर आर कैसे डिपेंड करेगा? आर और एन व्युत्क्रमानुपाती हैं। अच्छा, ऐसा अपन ने विद्युत रसायन में भी तो किया था, याद है? वो लैम्बडा एम बराबर कापा इंटू वी, तो कापा और वी में से कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग था उसके हिसाब से अपन ने लिखा था। याद आ गया थोड़ा थोड़ा? अच्छा, अब कुछ तो बोलेंगे हमने विद्युत रसायन पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है, अभी इधर ध्यान दो। तो एन और टाउ में से एन को देख के लिखेंगे, तो आर जो है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो एन बढ़ रहा है तो प्रतिरोध कम होगा, मतलब अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है। और क्यों घटता है ये अपने आप में एक कमाल की चीज है जिसको अपन ने समझा। लिखो फटाफट, लैंग्वेज लिख लेते हैं, है ना? लिखें अर्धचालक में कमरे के तापमान पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिखे अर्धचालक में कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? नगण्य होती है ना? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n लगभग नगण्य होती है। पहली चीज। दूसरी चीज, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तापमान बढ़ाने पर जो अर्धचालक है उसके सहसंयोजी बंध टूटते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मान में वृद्धि हो जाती है। तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक के सहसंयोजी बंध टूटते हैं, अर्धचालक के सहसंयोजी बंध टूटते हैं, है ना? तो अगर सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो उससे क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं।
राइट। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर n का मान बढ़ेगा तो फिर प्रतिरोध के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन कि अर्थात एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के मान में वृद्धि से प्रतिरोध के मान में कमी आ जाती है। अर्थात एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के मान में वृद्धि से के मान में वृद्धि से प्रतिरोध R का मान घट जाता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है, घट जाता है, कमी आ जाती है, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो ये मोटी मोटी कहानी आपने सीखी। डन। तो ये अपन ने आज डिस्कस किया। अब यहाँ से आगे की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि विद्युत धारा और अपव्यय वेग में क्या संबंध है। देखो, विद्युत धारा और अपव्यय वेग का संबंध समझने के लिए बड़ा सिंपल तरीका फॉलो करना होगा। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये मान लो हमारा एक चालक है, तो इस चालक में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है, तो हम किसी भी एक पॉइंट के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो सारे इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में vd डेल्टा टी दूरी तय करेंगे। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन vd डेल्टा टी दूरी तय करके यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे आगे धक्का लगेगा, वो सारे के सारे P पॉइंट से गुजर चुके होंगे। तो P पॉइंट से कितना आवेश गुजर जाएगा डेल्टा टी समय में? जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन इस आयतन में अर्थात इस आयतन में उपस्थित हैं, मतलब a vd डेल्टा टी आयतन में उपस्थित है। तो इस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपन ने लिखा, फिर उसमें उसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करके आवेश लिखा, फिर समय का भाग लगा करके विद्युत धारा लिखा, और धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध आया I इज इक्वल्स टू NeAVD। ये करने के बाद में हमने फिर थोड़ा सा उसको रीअरेंज किया, VD का मान पुट करने के बाद तो हमें V इज इक्वल्स टू IR के रूप में ओम का नियम मिला, जहां R का मान होता है ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। यहाँ पे भी अपन ने m अपॉन NE स्क्वायर टाउ को जब रो लिखा तो हमारे पास R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A का फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूले में R जो है वो आपका प्रतिरोध है, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता है ना। इसमें रो की निर्भरता होती है केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे। R के फॉर्मूले में L और A भी आ रहा है, तो चालक की विमाओं पर भी इसकी निर्भरता देखी जाती है। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रतिरोध तापमान के साथ कैसे बदलता है। तो तापमान के साथ हमें समझ में आया कि R के फॉर्मूले में N और टाउ दो बंदे आ रहे हैं, तो इन दोनों पर डिपेंड कर सकता है। पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होंगी। फिर हमने चालक की बात कही, तो चालक में समझ में आया कि चालक में तापमान बढ़ाने पर N पर तो प्रभाव नगण्य होता है, परंतु टाउ जो है वो घट जाएगा। टाउ कैसे घट जाएगा? जब स्पीड बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की तो विश्रांति काल में कमी आएगी, जल्दी जल्दी जाएगा ना। तो विश्रांति काल में कमी आ रही है, मतलब R में वृद्धि हो रही है, बिकॉज R और टाउ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमने बनाया कि प्रतिरोध के अंदर अगर आप चालक के अंदर अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। एट द अदर हैंड अपन ने देखा अर्धचालक। अर्धचालक का एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ हमने ये ऑब्जर्व किया कि कमरे के ताप पर सारे बंध सहसंयोजी हैं, तो बिल्कुल भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अपन तापमान बढ़ाते हैं तो कुछ सहसंयोजी बंध टूटते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात n के मान में वृद्धि हो रही है। n और टाउ में कंपेयर करें तो n के मान में ज़्यादा वृद्धि है, तो n के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा, n के हिसाब से उसका जवाब देना पड़ेगा। तो n के हिसाब से देखें तो r n के व्युत्क्रमानुपाती है, n बढ़ रहा है तो r घट रहा है। मतलब अर्धचालक के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और चालक के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब अपन अगली क्लास में मिश्र धातु के बारे में बात करेंगे और कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, एक फॉर्मूला भी बनाएंगे जो फॉर्मूला प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के बारे में हमें बताएगा। आई होप आज की क्लास क्लियर है। चलो, अब आयुष्मान का सवाल कल से पेंडिंग है, वो देख लेते हैं, है ना। हाँ बेटा, जल्दी से बोलो।
देखो मैं सिंपल बताता हूँ, आधा मेरी रिक्वायरमेंट इसमें कम है, थोड़ा सा आपकी रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा रहेगी। देखो आपको क्या करना है, आपके पास जो गंशाला की किताब है ना, वो एक बहुत ही अच्छी किताब है। उसके अंदर जब आप पीछे जाएंगे तो ऐसा हिंदी मीडियम की किसी भी किताब के अंदर नहीं, जैसा गंशाला में है, कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज है। तो जैसे आज की क्लास में मैंने कुछ पढ़ाया, तो आज अपना टॉपिक क्या चला था, अपवहन वेग। देखो पहला टॉपिक है विद्युत धारा का प्रकार, धात्विक चालक में आवेश प्रवाह। ये अपन ने पढ़ लिया, आज आपको समझ आ गया, सर ने टॉपिक पढ़ा दिया, इसके सवाल आप ट्राई कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे अपवाह वेग, धारा में संबंध, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। क्या अपन ने आज यही पढ़ा है, यही सब पढ़ा है। तो यहाँ पे सेक्शन बी के सवाल आप ट्राई कर सकते हो। फिर बाद में मैं आगे जाकर के आपको पढ़ाऊंगा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का फॉर्मूला, ओम का नियम, फिर आप ये वाले सवाल ट्राई कर सकते हो। कहने का मतलब इस किताब को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि इस किताब के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। तो आप ऐसे क्या करो, क्लास में एक टॉपिक फिनिश होता है, ग्रंथशाला ओपन करो, उसमें टॉपिक ढूंढो, सवाल ट्राई करो, होते जाते हैं, टिक करते जाओ, नहीं हो जाते हैं गोला बनाते हुए जाओ। हो सकता है एक आध क्लास में कुछ और टॉपिक हो जाए जिससे वो सवाल बन जाए। तो ये किताब आप लेके चलो। सिमिलरली हमने जेई नीट के लिए कैप्सूल बुक बना रखी है। कैप्सूल बुक के अंदर भी ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक आपके क्वेश्चन हैं, लर्नर एक्सरसाइज, एक्सपीरियंस बिल्डर, एग्जाम क्रैकर, उसको भी आप लाइन से करते हुए चलें। हाँ, तो रिवीजन करने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे आपको, एक तो खाली पेपर वाला तरीका अगर समय है तो, अदरवाइज जो तरीका मैं अभी कर रहा हूँ आप उसको फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है, आज की क्लास के बाद में आइज क्लोज करनी है। आइज क्लोज करके आपको बस ऑब्जर्व करना है कि क्या सर ने पढ़ाया था, क्या क्या टॉपिक सर ने पढ़ाए थे, क्या क्या इस क्लास के अंदर पढ़ाया गया था। देखो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चा साइंटिफिक अप्रोच के साथ में पढ़ाई करे। ये साइंटिफिक अप्रोच है। इस बोर्ड के ऊपर पूरा टॉपिक एक साथ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो अगर आप इस पूरे टॉपिक को एक साथ रिवाइज करना चाहते हो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। तो एक बार देखा आपने पेपर या पीडीएफ ओपन किया, पेपर को देखा, फिर आंख बंद करी, फिर सोचा कि इसका डेरिवेशन कैसे कर रहे थे हम। इस तरीके से डेली का डेली रिवाइज किया करो। तो ये हैबिट जब डेवलप होगी तो मेरी तरह ही आपको भी एक एक चीज़ माइंड में रहेगी कि किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ाना है, किसके बाद क्या लिखना है, कहाँ कौन सा डेफिनेशन आएगा, कहाँ कौन सा डेरिवेशन आएगा। इट विल टेक टाइम। हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस है क्लास लेने का वो अभी इस ईयर 15-16 ईयर्स का हो जाएगा, तो आप उतना compete मत करना। बट ये है कि आप खुद से भी अगर कोशिश करोगे कि हाँ यार मैं 2-3 बार रिवाइज कर पा रहा हूँ ऐसे, तो अपने आप देखेंगे कि 4 या 5 बार में आपको मजा आ जाएगा, अपने आप चीज़ें याद रहेंगी आपको। ठीक है, तो ये वाली स्टाइल करके देखो। और अभी हम एक चीज़ और कर रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स की फॉर्म में इसी को शॉर्ट में कन्वर्ट करके हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो कभी भी आपका मन करे तो ऐसी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर आपको ये रहेगा कि प्लेलिस्ट ओपन करी, केमिकल काइनेटिक्स की मान लो 10 शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट बन गई, तो 10 मिनट में वो पूरा चैप्टर आपका वहाँ रिवाइज हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में। आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, वो अपने ऐप में भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक प्रश्न और पूछे सर। लास्ट सवाल को, केमिस्ट्री में लेट हो रहे हैं, बताओ। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन? एक्चुअली जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो ये समझ आता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही है। आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर में सबसे ज़्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा वो फिजिक्स का चैप्टर है। तो जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने बाइफरगेट कर रखा है कि फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथमेटिक्स अलग है। वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो अजीब लगेगा आपको, पर हाँ सच में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा पसंद मुझे मैथमेटिक्स है, बट वो मेरा टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है, वो मैं अपनी हॉबी के लिए पढ़ता हूँ। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब साइंस है, तो आपको बस आपको पढ़ाने के लिए डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, बाकी सब एक ही है ऐसा है। ठीक है, तो इसमें फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है, साइंस फेवरेट है बस, ये बोल सकते हो। चलो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, बाय बाय, मोस्ट वेलकम।